काव्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने कल तक विलाई और माइक्रो विलाई के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लीवर से स्टार्ट करेंगे। लाइव प्रोसेस चल रहा था। लाइव प्रोसेस में न्यूट्रिशन टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हम आज इसको कंप्लीट कर लेंगे न्यूट्रिशन टॉपिक को। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लीवर के बारे में। तो लीवर जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा और मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है और सबसे लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। लीवर जो है अब होता कहाँ है भाई, ये हमारा जो एब्डोमेन कैविटी है इसमें राइट हैंड साइड ऊपर की तरफ ये सिचुएटेड होता है। कहाँ होता है? एब्डोमेन कैविटी में राइट हैंड साइड ऊपर की तरफ सिचुएटेड होता है। ये किस कलर का होता है? ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ ब्लड सप्लाई बहुत रिच होता है, बहुत एक्सटेंसिव होता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस अगर हम देख लें, सबसे पहला कि ये बाइल जूस सिक्रीट करता है। बाइल जूस क्या करता है? फैट के इमल्सिफिकेशन में, फैट के डाइजेशन में मदद करता है। दूसरा कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जो ब्लड आ रहा होता है पहले वो उसको फ़िल्टर कर लेता है। हमारा लीवर पहले डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जो आ रहे ब्लड को फ़िल्टर करके तब बॉडी में छोड़ता है। तीसरा चीज़, जो मेटाबोलाइट्स और ड्रग्स हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम भी करता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो कि ब्लड क्लॉटिंग और डिफरेंट फंक्शन में हमारे बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं, उनको भी बनाने का काम लीवर करता है। इसके अलावा ये क्या करता है कि हमारा ग्लूकोज, जैसे बॉडी अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो ये स्टोर कर लेता है ग्लूकोज को, और जब ब्लड में कभी ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो ये रिलीज़ भी करता है, यानी ये ग्लूकोज को स्टोर और रिलीज करने का भी काम करता है। इसके अलावा इसे पता है आपको, आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। यहाँ पे जो डेड और वॉर्न जो भी ख़राब आरबीसीज वगैरह यहाँ पर होते हैं, तो ये क्या करता है? उसकी प्रोसेसिंग करता है, उसमें से हीमोग्लोबिन में से आयरन निकाल के और क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है कि कभी बॉडी में आयरन की कमी हो तो ये रिलीज़ कर सके। इसके अलावा हमें पता है कि जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है तो लास्ट प्रोडक्ट बनता है आपका अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड का भी आगे ब्रेकडाउन होता है तो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। तो ये अमोनिया हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंस होता है। तो लीवर क्या करता है कि इस अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। इस अमोनिया को किस में बदल देता है? यूरिया में। और यूरिया फिर हमारे शरीर से यूरिन बन के बाहर निकल जाता है किडनी के थ्रू। किडनी क्या करता है? इस यूरिया को यूरिन बनाता है और शरीर से बाहर निकाल देता है। ओके, तो लीवर समझ में आ गया होगा। अब आगे हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव जूसेस। तो हमें पता है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम में 3 तरीके के जूसेस की बात हुई थी, पैंक्रियाटिक जूस, बाइल जूस और इंटेस्टाइनल जूस। गैस्ट्रिक जूस की हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो यहाँ अभी हम 3 तरीके के जूसेस की बात करेंगे, पैंक्रियाटिक जूस, बाइल जूस और इंटेस्टाइनल जूस। तो इन तीनों को मिला के डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। ये एक कॉमन नली से ये तीनों जूस जो है वो डिओडेनम, छोटी आंत के डिओडेनम वाले पोर्शन में पोर होते हैं। अब क्या होता है कि हमारे स्टमक से जो काइम है, यानी जो फूड है, मतलब पार्शियली डाइजेस्टेड जो फूड है उसको काइम कह रहे हैं यहाँ पर। काइम थोड़ा थोड़ा क्या करेगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा और क्या होगा, यहाँ पर इसका कंप्लीट डाइजेशन होगा, क्योंकि ये जो तीनों जूस हैं, पैंक्रियाटिक जूस, बाइल जूस और इंटेस्टाइनल जूस, ये क्या करेंगे कि इसका कंप्लीट डाइजेशन करते हैं। अगला है कि अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो बाइल जूस आ रहा होता है, लीवर से जो बाइल जूस आ रहा होता है, ये क्या करता है? इस काइम के मीडियम को बदल देता है। स्टमक में मीडियम कैसा था? एसिडिक मीडियम था, क्योंकि वहाँ HCl पोर हो रहा था, वहाँ पे HCl सिक्रीट हो रहा था, इसलिए फूड का मीडियम क्या था? एसिडिक था। लेकिन यहाँ पर ये एसिडिक को एल्कलाइन मीडियम में चेंज कर देता है। ऐसा क्यों करता है भाई? ऐसा इसलिए करता है कि जो पैंक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स हैं या इंटेस्टाइनल जूस में जो एंजाइम्स हैं वो अब एल्कलाई मीडियम में काम करते हैं। मैंने बताया था कि जो एंजाइम्स होते हैं वो स्पेसिफिक मीडियम में काम करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जो एंजाइम्स होते हैं इनको एल्कलाई मीडियम चाहिए। तो बाइल एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन करता है, वो क्या करता है? फूड के मीडियम को चेंज करने का काम, यानी कि ये एसिडिक से एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता
है। इसके अलावा बाइल जो है फैट का इमल्सिफिकेशन भी करता है, बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं। अब कुछ एंजाइम्स देख लेते हैं। देखिए पैंक्रियाज जूस और इंटेस्टाइनल जूस में एक कॉमन एंजाइम था जिनका नाम था एमाइलेज। तो पैंक्रियाज से जो आएगा पैंक्रियाटिक एमाइलेज, और जो इंटेस्टाइन से जो सिक्रीट होगी इंटेस्टाइनल एमाइलेज। ये क्या करते हैं, एमाइलेज क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देते हैं। जो दूसरा एंजाइम है वो है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन क्या करते हैं कि जो हमारा प्रोटीन जो था जिसको कि पेप्सिन ने हमारे स्टमक में पेप्सिन ने थोड़ा बहुत डाइजेस्ट किया था, अब उसको फाइनली एकदम अमीनो एसिड में एकदम फाइनली तोड़ देता है। इसके बाद है यहाँ पे एंजाइम जो है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, जो एमल्सिफाइड फैट है, जो बाइल जूस ने फैट को एमल्सिफाइड कर दिया है, उसको तोड़ेगा किसमें, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। तो समझ में आ गया होगा यहाँ पे हमारे डाइजेस्टिव जूस। अब बात करते हैं हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन। हमारी बड़ी आंत में, छोटी आंत तक की तो सारी बातें हमने पढ़ ली, अब बड़ी आंत में बात करते हैं कि बड़ी आंत में क्या होती है। तो बड़ी आंत में देखिए किसी तरीके का कोई डाइजेशन या न्यूट्रिएंट्स का कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। जो भी न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन का प्रोसेस था वो छोटी आंत तक ही हो चुका। अब इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है अब जो खाना नहीं डाइजेस्ट हो पाया उसको क्या करना, उसमें से वाटर कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लेना और जो स्टूल है उसको सॉलिड बना देना। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको थोड़ा सेमी सॉलिड टाइप का बना देना। अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन और भी कुछ काम करता है। देखिए मैंने पहले बताया था कि लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया रहते हैं जो कि हमारे लिए विटामिन्स बनाते हैं। फिर से बता दें कि मैंने पहले ही बताया था कि लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया रहते हैं जो हमारी बॉडी के लिए विटामिन्स बनाते हैं। तो ये क्या करता है, ये इन विटामिन्स को भी एब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा ये क्या करता है कि एक लार्ज इंटेस्टाइन एक बैरियर का जो अंदर की लेयर होती है, हमारे इनर मोस्ट लेयर होती है लार्ज इंटेस्टाइन की, वो एक बैरियर की तरह काम करती है और किसी तरीके के इन्फेक्शन को आगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बढ़ने नहीं देती है। इसके अलावा जो लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है जिसको रेक्टम कहते हैं, ये क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड को टेम्पोरली स्टोर करने का काम करता है। तो हम यहाँ पे हमारा न्यूट्रिशन बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो न्यूट्रिशन में हमने क्या क्या पढ़ा था यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक बार फिर से मैं बता दूँ आपको यहाँ पर कि हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में क्या क्या पढ़ा था। एलिमेंट्री कनाल के बारे में पढ़ लिया, माउथ पढ़ लिया, टिथ पढ़ लिया, ओइसोफेगस और स्टमक के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेरिस्टाल्सिस, डाइजेस्टिव ग्लैंड, पैंक्रियाज, होलोजोइक न्यूट्रिशन, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम इन अदर एनिमल्स, एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रोल ऑफ एचसीएल, सलेवरी ग्लैंड, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ग्लैंडुलर एपिथेलियम में ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था, विलाई एंड माइक्रोविलाई, लीवर और डाइजेस्टिव जूस और वाटर एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस तरीके से हमारा न्यूट्रिशन का टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। तो हमने यहाँ पे कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है। अब हम अगला जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ रेस्पिरेशन। देखिए साधारणतः हम ये मानते हैं कि सिर्फ ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देना यही रेस्पिरेशन कहलाता है। नॉर्मली हम ये समझते हैं कि ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है, रेस्पिरेशन है। तो पौधे और जानवर जो है वो अलग अलग तरीके से ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। लेकिन अगर हम सेलुलर लेवल पे देखें तो रेस्पिरेशन क्या है, ज़रा सा अगर हम ध्यान से सोचें एक्चुअली में रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन में बर्निंग ऑफ फूड होती है और बर्निंग ऑफ फूड क्यों होती है, एनर्जी फॉर्मेशन के लिए। किसके लिए, एनर्जी फॉर्मेशन के लिए। अच्छा ये एनर्जी किस लिए यूज़ होता है, ये एनर्जी यूज़ होता है जो डिफरेंट लाइफ प्रोसेस है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, हमारे चलने में, बोलने में, इवन हमारा हार्ट जो बीट कर रहा है, हमारा लीवर जो काम कर रहा है, तो ये सारे फंक्शंस के लिए जो भी फंक्शन हो रहा है हमारी बॉडी में उनके लिए चाहिए
एनर्जी। तो ये एनर्जी आएगा कहाँ से? ये एनर्जी आएगा फूड से। फूड में किस रूप में? केमिकल एनर्जी के रूप में एनर्जी स्टोर रहता है। अब इस केमिकल एनर्जी को हमें इस तरीके से कन्वर्ट कर देना है कि हमारी बॉडी उसे यूज कर सके। तो उसी कन्वर्जन करने के लिए हमें फूड को क्या करना पड़ता है? बर्न करना पड़ता है। तो हमारे सेल्स में क्या होती है? ये फूड बर्न होती है और बर्न होकर उससे एनर्जी रिलीज़ होती है और यही प्रोसेस कहलाता है हमारा रेस्पिरेशन। तो सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस रेस्पिरेशन नहीं होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को ब्रीथिंग कहते हैं, याद रखिएगा। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन ये दो डिफरेंट टर्म हैं। ब्रीथिंग में क्या होती है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है और रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन में होता है कि बर्निंग ऑफ फूड होती है और उससे एनर्जी रिलीज़ होती है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेंगे कि क्या होता है। जैसे यहाँ पे हमारे फूड से हमको क्या मिला? बेसिकली ग्लूकोज। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करता है तो क्या बनाता है? एनर्जी। अच्छा, ये जो एनर्जी है किस सकती है? एटीपी के रूप में। तो हमें क्या होता है कि एटीपी के रूप में ये एनर्जी बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिलीज़ होता है। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। तो आपको रेस्पिरेशन समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसमें क्या होता है? ब्रीथिंग भी होती है और साथ में सेलुलर रेस्पिरेशन भी होता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम एक अच्छे से वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है? ब्रीथिंग में और गैसेस के एक्सचेंज में मदद करता है। ब्रीथिंग में करते क्या है? हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो ये जो गैसियस एक्सचेंज है ये होता कहाँ है? ये होता है हमारे फेफड़ों में, लंग्स में होता है। और क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो पूरे हमारे बॉडी की सेल्स को इस दौरान सप्लाई किया जाता है। गैसियस एक्सचेंज में फेफड़ा क्या करेगा? ऑक्सीजन ले लेगा। ऑक्सीजन लेके किसको दे देगा? ब्लड को दे देगा। और ब्लड से कहाँ चला जाएगा? सारे बॉडी सेल्स के पास चले जाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि हर सेल क्या करेगा? इस ऑक्सीजन को लेके ग्लूकोज को बर्न करके एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा। तो यानी ये जो ब्रीथिंग और ये जो रेस्पिरेशन है ये दो आपस में जुड़े हुए टर्म्स हैं। समझ में आ रही है आपको बातें कि क्या होगा? सबसे पहले ब्रीथिंग होगा। ब्रीथिंग में क्या हुआ? हम सांस लिए, फेफड़े में ऑक्सीजन भर गया, ठीक है, और ऑक्सीजन क्या हुआ? अब फेफड़े से ऑक्सीजन ब्लड में चला गया। हम पूरा प्रोसेस अच्छे से आगे समझेंगे। तो फेफड़े से ऑक्सीजन ब्लड में चला गया। अब ब्लड क्या करेगा? हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होके हर एक सेल को ऑक्सीजन सप्लाई कर देगा। अब ये ऑक्सीजन सेल ले लेगा और सेल लेके क्या करेगा कि फूड के साथ रिएक्ट कर देगा और रिएक्ट करके उसमें से एनर्जी रिलीज़ करेगा। वही एनर्जी हम डिफरेंट लाइफ प्रोसेस में क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। आगे हम पढ़ेंगे क्या? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं हम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाता है सबसे पहले नोज़ आ जाता है, फिर क्या आ जाती है? नेज़ल कैविटी आ जाती है, फिर क्या आ जाएगा? नोज़ आ जाएगा, नेज़ल कैविटी आ जाएगी, फिर आ जाएगा फेरिंग्स, फिर यहाँ लैरिंग्स, उसके बाद क्या आ जाएगा? फिर आ जाएगा हमारा ट्रैकिया, फिर आ जाएगा ट्रैकिया फिर दो भाग में बट जाएगा जिसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ब्रोंचाई। फिर ब्रोंचाई आगे क्या होगा? बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, इनको ब्रांचियोल्स कहेंगे। और एकदम ब्रांचियोल के लास्ट में बैलून शेप के हमारा स्ट्रक्चर होंगे जिनको एल्वोलाई या एयर सैक्स कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। नाक से शुरू हो रहा है, फिर यहाँ फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंची, ब्रोंचियोल्स और लास्ट में आ जाता है एल्वोलाई। इसके अलावा रिब केज और हमारा जो मसल्स जो रिब केज से लगे हुए मसल्स होते हैं, साथ में डायफ्राम, ये भी हमारे इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन में यानी कि गैसों को लेने और छोड़ने में मदद करते हैं। तो रिब केज आपको पता है कि हमारा जो वो है पसली से बना हुआ एक केज है, हड्डियों से बना हुआ जो हमारे थोरैकिक कैविटी में सीने में जो केज होती है उसको रिब केज कहते हैं। इससे लगे हुए मसल्स और डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम एक डोम शेप का
एक डोम शेप का स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है कि हमारे थोरैकिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करता है, यानी हमारे सीने वाले रीजन और हमारे पेट वाले रीजन को क्या करता है, अलग करता है। ये डोम शेप का होता है। ओके, अब बात करते हैं कि हमारा जो गैसेस जो होती है वो कहाँ पे एक्सचेंज होती है। जो एल्वोलाई मैंने बनाई थी ना, सबसे लास्ट वाला पोर्शन, तो जो एल्वोलाई था, जो हमारे बैलून शेप के स्ट्रक्चर्स थे, वहीं पर क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। क्योंकि ये जो एल्वोलाई रहते हैं इनमें इतने डेलिकेट होते हैं और साथ में यहाँ ब्लड सप्लाई बहुत ही अच्छा होता है। तो ये जो लास्ट में ये जो एल्वोलाई थे, ये ठीक है, यहीं पर क्या होती है, गैसेस एक्सचेंज होती है। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन की फिजियोलॉजी, जिसको बेटा हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए। थैंक यू।